आने वाला जीवन लोगों का है, जो अकेले ही जीना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़ने वाली है बीमारियाँ ऐसी। हम्म, अकेलापन तो बहुत बढ़ने वाला है सर। मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ का हर एक लड़का लड़की कनाडा है, कोई न्यूजीलैंड है, कोई अमेरिका है, कोई यंग लड़का इस देश में रहना ही नहीं चाहता है। और इसके जिम्मेवार मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी कैसी सिस्टम उसको दिखाई इंडिया की कि उसको लगा कि मेरा भविष्य इंडिया में नहीं है। नई पीढ़ी को भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, दम्भ ढोंग पसंद नहीं है। हम सब दम्भी आदमी है सर, ढोंगी आदमी है। बोलते क्या है, करते क्या है। बोलते ये है, करते ये है। दोहरी जिंदगी उनको नहीं। तो पूरे अकेला, लोनलीनेस इज द बिगेस्ट डिसीज। नमस्कार, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें जिंदगी की। यहाँ हम उपलब्धियों की सूची नहीं पढ़ते हैं, हम एक इंसान के जीवन की यात्रा सुनते हैं, उसके रिश्तों की, उसकी यादों की और भावनाओं की, जो अक्सर शब्दों में नहीं आ पाती। आज हमारे साथ हैं मृगांक्षा। मृगांक्षा एक ऐसे रचनात्मक व्यक्तित्व हैं जिनकी पहचान कई रूपों में सामने आती है। वे लेखक हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, फिल्म लेखक हैं और निर्माता भी हैं। गुजराती रंगमंच और सिनेमा में उनकी रचनात्मकता ने एक खास जगह बनाई है। गुज्जू भाई द ग्रेट और सुपरस्टार जैसी फिल्मों की सफलता से लेकर कविता और लेखन की दुनिया तक उन्होंने अपनी संवेदनशीलता से और विचारों से लोगों को प्रभावित किया है। लेकिन आज हम उनके काम से आगे बढ़कर मृगांक्षा नाम के उस इंसान से मिलेंगे जिसके भीतर यादों, रिश्तों और अनुभवों की एक पूरी दुनिया है। तो मृगांक भाई, बातें अनलिमिटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कहाँ से शुरू करेंगे? शुरू बचपन से करें। तो मैं बचपन के कुछ सवाल हैं वो वहाँ से शुरू करूँ आपसे? श्योर जी। मैं अगर आपसे कहूँ कि जैसे बचपन की गलियाँ थीम बना के हम बात करें, तो कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें किसी बड़ी घटना से नहीं जुड़ी होती हैं, वो जुड़ी होती हैं मोहल्ले की गलियों से, छत पर लगे एंटीना से, गर्मियों की छुट्टी से और उन दिनों से जब दुनिया थोड़ी धीमी और थोड़ी सादी हुआ करती थी। आज हम उसी दौर में थोड़ी देर के लिए लौटते हैं। तो सवाल मेरा ये बनता है मृगांक जी कि जब आप अपने बचपन की ओर लौटते हैं तो सबसे पहले तस्वीर कौन सी उभरती है? नफीस खान साहब, मेरा बचपन बहुत खराब था जी। बहुत वल्नरेबल था। मेरी मम्मी वर्किंग वुमन थी जी। तो मेरा जन्म हुआ और उसी वक्त 1-2 महीने में मम्मी ने फिर गर्भवती हो गई मम्मी। तो मुझे कहाँ रखे, क्योंकि वर्किंग वुमन, 2 बच्चे। तो मेरी मौसी थी विद्यानगर में, वहाँ मुझे भेज दिया। खाली मैं कितना 1 बरस का हूँगा तब। अभी मौसी मेरी माँ बन गई। अच्छा। मुझे तो 3-4 साल तक पता ही नहीं चला कि माँ है ये कि मौसी है। तो मेरी माँ बन गई मौसी। अरे अभी क्या प्रॉब्लम हुआ कि जब मुझे पता चला कि ये तो मेरी माँ नहीं है, मेरी मौसी है। माँ तो वडोदरा है, मैं तो विद्यानगर रहता था। तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। मैं यहाँ आता था बड़ौदा में तो मुझे मौसी की बहुत याद आती थी। मैं विद्यानगर जाता था तो मुझे लगता था कि नहीं, ये तो मेरी माँ तो वहाँ है, ये तो मौसी है। इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मेरे अंदर चला कि मैं बचपन में ही टूट गया था। मेरे पापा अभी देहांत अभी 2-3 साल पहले ही हुआ है जी। वो जब भी आए थे तब मुझे एक बात कह के गए कि बेटा कभी मैंने देख लिया, मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने देख लिया, कभी अपने संतान को दूसरी जगह नहीं भेजना चाहिए।
तो क्या हुआ सर कि मैं विभाजित हो गया, और वो विभाजन ऐसा चला कि फिर सब चीज़ में विभाजित हो गया। मैं यहाँ हूँ तो मेरा मन वहाँ लगता है, मैं वहाँ हूँ तो मेरा मन यहाँ लगता है। तो एक जो जर्नी शुरू हुई तो स्टेबिलिटी नहीं आई, अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये वल्नरेबिलिटी है मेरी। दूसरे लोगों के का जैसा बचपन जाता है एक स्टेडी, मेरा वैसा नहीं गया नफीस का। कहने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, मगर ये कैसा हुआ मेरे साथ कि भाई माँ के पास हो तो मौसी याद आवे, मौसी के पास हो तो माँ याद आवे। फिर उसका एजुकेशन में भी ऐसा हुआ नफीस खान साहब। मैं पहले आनंद पढ़ा, अच्छा, फिर वहाँ मेरा मन नहीं लगा, तो मैं एक्सपेरिमेंटल स्कूल में यहाँ पढ़ा, वहाँ मेरा मन नहीं लगा, तो मेरे जीवन साधना में पढ़ा, वहाँ मेरा मन नहीं लगा, तो मैं प्रताप स्कूल में गया। कितना सारा, कितनी सारी अदल बदल, कितनी सारी अदल। आप जिसको वर्सेटिलिटी कह सकते हो कि मैं कवि भी हूँ, मैं फिल्म मेकर भी हूँ, मैं लेखक भी हूँ, मैं नाट्यकार भी हूँ, अच्छा मैं हास्यकार भी हूँ, और मैं ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी भी चला रहा हूँ। तो ये मेरी जो बहुमुखी प्रतिभा है ना, मैं सच्चे दिल से जो आज ही कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि क्या लगेगा, जो एक्चुअली वर्सेटिलिटी नहीं है, मैं एक जगह टिक नहीं पाता हूँ। मैं हूँ क्रिएटिव, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ क्रिएटिव रहूँगा, टिक नहीं पाता हूँ। खाली एक ही जगह टिक पाया, अम्मी के साथ उसके संबंध, और वो भी पूरा यश उनको जाता है, अम्मी को जाता है कि मुझे टिकाए रखा। फिर मैं 11 की कक्षा में था तो मेरा बिल्कुल चैन ही नहीं लगा, मन ही नहीं लगा दुनिया से। मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या हो रहा है। बहुत सोचा, साइकियाट्रिस्ट के पास गए, उन्होंने बोला ये तो मेजर डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन भी आ गया मुझे। 1-2 साल डिप्रेस रहा। बहुत ब्रिलियंट स्कूल में, परसेंटेज नहीं आए इतने, फिर भी इंजीनियरिंग में मैंने दाखिला लिया। देखो अभी ये इसका भी देखो, इंजीनियरिंग 1 साल के बाद मैंने छोड़ दिया। अच्छा, परफॉर्मिंग आर्ट्स में ओके लिया। परफॉर्मिंग आर्ट्स किया, MSW में लिया एडमिशन। MSW किया, LLB किया। अच्छा, फिर जब कुछ करने का ये आया तो नाटक के विषय में सोचने लगा। MSW किया तो जनरली HR का फील्ड है ना। हाँ बिल्कुल। तो जाता है ह्यूमन रिसोर्स की से करते हैं। मेरी वाइफ भी MSW थी, मेरे साथ एक किया, तो उसने भी एक HR कंसल्टेंसी खोली। मैं फिल्म के लिए मैं हीरो बनने गया। अच्छा, हाँ, मुंबई। भाई मैं मुंबई 2 बरस में कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मैं 93 की बात करता हूँ। अच्छा, तब सीरियल इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। करके मैं वापस आया तो मार्केटिंग करने लगा मैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स का, और हम जोरदार मार्केट यहाँ बनाया मैंने। अच्छा, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे अब फिल्में बनानी है, तो मैं फिल्म बनाने लगा। तो 2 फिल्म मैंने बनाई। अच्छा, 2010 में मैं अमेरिका गया, तो वहाँ शावर लेता था, तब 2-3 पंक्तियां मुझे आ गई शावर में। अचानक साहब, तब से मैंने कविता लिखना शुरू किया। कितनी कविता लिखी? 4000 कविता। बहुत 4000 कविता। और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो लंबी कविता है, मुझे एक ही लिटी में पूरा एक्सप्रेस करना है। तो हाइकू होता है ना, हाइक्यू, उस तरह से मैंने स्तंभ कविता लिखी। अच्छा, एक ही लिटी की कविता। अच्छा, मगर उसमें सब आ जाए। एक ये बताऊं मैं,
ગુજરાતીમાં હમ કે કોઈ પણ પૈસાદાર માણસ એવું કહે કે આ બધી પરસેવાની કમાણી છે, ત્યારે તરત એને પૂછજો કોના. जब कोई पैसादार आदमी ऐसा कहे कि ये तो सब पसीने की कमाई है, तब उसको पूछना किसके पसीने की. तो ऐसी तो कितनी 600 लाइन मैंने लिखी. अच्छा 600. उसको स्तंभ कविता कहते हैं. बहुत फ्लक्चुएटिंग. अच्छा, डिप्रेशन आया नवीस खान साहब, डिप्रेशन ने बाहर आया. मुझे लगा अभी मुझे डिप्रेशन में बुक लिखनी है, जो भी डिप्रेस लोग हो उनको थोड़ी मदद मिले, इसलिए तो मैंने बुक लिख दी. હવે મને સારું છે. आर शेठ ने पब्लिश की. अच्छा उसकी भी सराहना हो. फिर मेरे काव्य संग्रह एक वजूद, बिल्कुल अलग प्रकार के काव्य, सटायर्स. मैं अभी बैठा था ऑफिस में, आपकी लाइब्रेरी छोटी जो बुक्स रखी है ना, लगी है ना, उसमें मेरी नज़र गई. उसमें मेरी एक बुक है दस्तक, है जो वन लाइनर्स की बुक है, खाली वन लाइनर्स. तो मुझे लगा कि चलो अच्छा हुआ. आई फेल्ट गुड. हम पढ़ते हैं आपको. हाँ. तो बहुत फ्लक्चुएटिंग. आप ये कह सकते हैं कि पागल, आप ये कह सकते हैं कि क्या यार, एक ठीक मंकी माइंड, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ. पर फिर मैंने सोलेस लेना, मैंने आश्वासन लेना सीख लिया कि मैं ही नहीं हूँ खाली ऐसा. कई क्रिएटिव लोग. मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि जावेद अख्तर ने बोली थी. अच्छा. कि आप कविता लिखते हो, इसका मतलब ही आप एब नॉर्मल हो. अच्छा. हाँ. एब नॉर्मल लोगों को ही कविता सूझती है, नॉर्मल लोगों को कविता सूझती नहीं. तो जावेद अख्तर साहब ने कहा, तो तब मुझे लगा कि चलो एब नॉर्मल होने का ये एक आश्वासन है. राइट. तो ऐसा है. मैं दिल खोलकर आज पहली बार बोल रहा हूँ. अभी मेरा वापस आपको थोड़ा बचपन की ओर ले जाने का मन कर रहा है. अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपके बचपन का शहर और मोहल्ला कैसा था, क्या आज भी आंखें बंद करें तो उसकी गलियां याद आती हैं? आती है, बहुत आती है. टावर रावपुरा, वहाँ शियापुरा नाम का मोहल्ला है. वहाँ मेरे नाना रहते थे. तो मुझको, और मेरे उसके सामने ही बिल्कुल मेरे दादा रहते थे. तो मम्मी पापा वहाँ टकराए रास्ते में, फिर लव हो गया. अच्छा. वहाँ फिर वो प्रॉब्लम भी हुआ सब. हाँ. फिर मेरे मामा थे, वो बीच में आए, समझाया. अच्छा. तो फिर दोनों का लग्न हुआ. तो एक मेरे मम्मी का पियर और सासरा दोनों सामने. अच्छा. तो मैं वहाँ पला हूँ. तो मुझे बहुत याद आता. मैं कभी कभी ऐसे ही जाता हूँ वहाँ, कुछ काम नहीं है ना, तो भी जाता हूँ वहाँ. अच्छा. तब अभी नवीस खान साहब, जो ये मोहल्ला है ना, वो भी नहीं रहा मोहल्ला. वहाँ सब कॉमर्शियल ये बन गया, सब सोसाइटी या इस तरफ आ गए. पहले कैसा था? अरे पहले तो इतना अच्छा था मोहल्ला. माने घर पुराने थे, सीमेंट के नहीं लकड़े के थे. तब अछत थी, स्कैरसिटी थी. कैरी आए तो वो हाफूस कैरी लाने की ये नहीं थी दादा को. वो लंगड़ो कैरी लाते थे. अच्छा. वो चूस चूस के हम इतने खुश हो जाते थे. और केला, इतना केला खाते थे. हमको सब ये सब पता ही नहीं था कि केसर, हाफूस, ऐसी कुछ कैरियाँ भी होती है. अच्छा. सफरजन तो खाली कोई बीमार हो तब लाया जाता था. उस वक्त ऐसी प्रथा थी. ऐसी प्रथा थी. और मजे की बात क्या थी मालूम है, वो मोहल्ले में, कि आपके वहाँ सपोज करेला का शाक बना है, मेरे वहाँ करेला का शाक बना है. मुझे नहीं पसंद, मुझे दाल भात खाना है. तो दूसरी जो मेरे पड़ोसी है, वहाँ हम
कोई बता के नहीं जाते, सीधा जाते हैं, दाल भात खा के आ जाते हैं। इतनी फ्रीडम थी। आज तो ये करना थोड़ा झिझक लगता है। मारा मारी भी बहुत होती थी। अच्छा, क्यों? नाम भी बहुत बना देते हम। अच्छा। दीपू डस्टर, मेरा नाम पिंकू था। अच्छा। पिंकू गगो, अच्छा। तो सब पिंकू ना, नहीं वो डस्टर कहाँ गया, वो गगा अभी तक क्यों नहीं आया। अच्छा, एक दो लड़के का नाम टीना था, टीना। अच्छा। तो एक मोटा टीना, एक नाना टीना। ओके। ये ऐसा करते थे। फिर क्रिकेट खेलते थे, वो भी क्या स्टम्प बम नहीं साहब, बीत है, उसमें दौड़ दिए स्टम्प। अच्छा। ड्रॉ कर दिए, तो सामने से बॉलिंग। तो हमसे थोड़े बड़े लड़के बॉलिंग डालते थे, तो हमको तो लगता था यार क्या बॉलिंग कर रहा है, क्या बैटिंग कर रहा है, राइट, इसको तो इंडियन टीम में होना चाहिए। ऐसा लगता था। हाँ, उस वक्त ऐसा था। हाँ, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था पहले से, बहुत पढ़ता था। अच्छा। अभी भी पढ़ता हूँ। एक बुक तो चालू ही होती है मानी, एक पूरी हुई, दूसरी शुरू हुई। तो तब तो चित्रलेखा का बहुत जमाना था, आपको पता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चित्रलेखा माने, देखा है मैंने, गोपाल पंड्या उसमें थे। हाँ, गोपाल पंड्या उसमें थे। हम्म। अभियान भी आया था, और महेंद्र भाई महेंद्र भाई, हाँ, महेंद्र देसाई। महेंद्र देसाई, हाँ। फिर हरकिशन मेहता लिखते थे, बहुत बढ़िया, हरकिशन मेहता, बहुत मस्त लिखते थे। तो मेरे नाना को शौक, क्या लेने आया तू? दादा चित्रलेखा दो ने, मुझे वापस दे देना वहां पर, पूरा एक साथ पूरा पढ़ देने का। अच्छा। हाँ। फिर एक स्क्रीन नाम का मैगजीन आता था। हाँ, बिल्कुल, फिल्मी। इतना क्रेज हम लोगों में, फ्रेंड्स में, तो वो कहीं नहीं मिलता था। तो ये स्टेशन के जो रेलवे स्टेशन का जो है ना स्टॉल था, व्हीलर का स्टॉल था, आपको याद हो तो, साइकिल पे जाके वहां से लेके आते थे। राइट, हाँ। फिर फिल्म फेयर बहुत पसंद था, वो महंगा मिलता था। तो फिर किसी इसको पटाते थे हम, जो भी जिसके पास पैसा हो लड़के को, क्या तू यार जरा कर दे ऐसा। तो तब से फिल्म की बहुत दीवाने थे। फिर राज कपूर की फिल्म्स देखकर मैं इतना इम्प्रेस हुआ सर। अच्छा। राज कपूर की सब फिल्में देखकर मैं आ गया कि साला क्या मूवीज बनाते हैं, क्या हर एक में मैसेज, फिर भी एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज। तो मुझे ऐसा स्वप्न था कि मैं भी कभी फिल्म बनाऊंगा ऐसा। खैर इतनी अच्छी तो फिल्म नहीं मैं बना पाया, क्योंकि बेसिकली वो तो वहाँ मुंबई में रहते थे, उनका बैकग्राउंड भी था। हाँ, बिल्कुल। मोहल्ले में क्या होता था सर, प्रेम संबंध बहुत हो जाते थे। अच्छा। लड़का, हाँ, कोई गली में ऊपर रहती है, और कोई हमारे मोहल्ले में से कितने प्रेम लग्न हुए हैं। अच्छा। हाँ, पहले तो मेरी मम्मी पापा का ही शुरुआत तक बहुत प्रेम लग्न हुए। एक जीवंत पिक्चर मुझे दिखता है उस समय का। लोग जीते थे एक दूसरे की, है ना, जरूर। सर ऐसा क्या हुआ पता है आपको कि अभी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ गई ने, तो एक दूसरे की जरूर नहीं रही। अच्छा माज प्रेम टके छे એ કુદરતનો કાયદો છે, ગરીબ હોવાનો આ તો સૌથી મોટો ફાયદો છે। स्कैरसिटी हो ना तो संबंध टिकते हैं, अमीरी में नहीं। हाँ, जब पैसा आ गया ना तो जरूर नहीं पड़ती है ना। पहले क्या था, लग्न है सपोज मोहल्ले में, तो कहाँ वाड़ी थी एक दो, ऐसा कहाँ था कि सब मिले। अरे लग्न माने सब आए, सपोज रिश्तेदार, तो एक नेबर के मेरे पास मैं रखूंगा, दूसरा मोहल्ले के मैं रखूंगा। अच्छा, फिर वो गद्दे बद्दे तो वो सब देते थे आपस में। माने पूरा हमारे वहाँ लग्न है तो पूरा मोहल्ला तैयारी करता था, वो स्पीकर विकर डालता था। और तो तब पैसे नहीं थे तो सब मिलजुल के, प्रेम बहुत था। अभी ऐसा नहीं रहा, तो पैसे आ गए इसलिए। अब इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि बुरा हुआ या खराब, पर ये हकीकत है। अभी कोई अपना घर में से कोई डेथ हो जाए तो आदमी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है, उसका रिलेटिव। देखना आप,
हम्म, पहले तो अपना कोई मर जाए तो महीनों तक मातम। इसकी असर रहती थी। हम्म, अभी तो एक आध अठवाडिया, एक आध वीक ठीक है, कि एकदम नॉर्मल हो जाता है। वो भी मैं इससे ये करता हूँ कि इंडिपेंडेंस है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, हम्म, माने कोई नहीं रहा तो कोई फर्क ऐसा नहीं गिर पड़ता। हम्म, तब तो कोई नहीं रहा और वो भी पुरुष नहीं रहा घर का, तो कैसे चलेगा। ये जिंदगी की हाँ, सच्चाई भी है, सच्चाई भी। सच्चाई है। हाँ हाँ। लेकिन आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मैं ख्याल से ये सवाल कैसा रहेगा मुझे पता नहीं है, नहीं लेकिन आप कैसे देखते हैं आप? जैसे जब गरीबी थी तो प्यार था, अमीरी आ गई तो अब ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त क्या प्यार ज़रूरत था या? नहीं, ऐसा नहीं था हम्म, जरूरत। पैसे की स्कैरसिटी थी, हम्म, तो उससे ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि इसलिए ही हम्म, प्रेम था, ऐसा नहीं था। एक कलेक्टिव हैप्पीनेस की भी भावना थी अच्छा, कि आदमी बेसिकली वी आर सोशल एनिमल। हम्म, नफीस गंजा, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी ही, हम्म, इसलिए नहीं कि हमारा कुछ स्वार्थ है, हम्म, मगर द मोमेंट हम दोनों मिलेंगे ना, तो हम्म, हमारे जो फ्रंटल लोब है ना, हम्म, अभी हम जब बात करते हैं नफीस जी जी, गंजा, राइट, हाँ, अभी जो हमारा सिटी स्कैन हो ना, तो पता चलता है कि हमारा जो फ्रंटल लोब है हाँ, वैसे करंट ये करेगा, हम्म, नहीं है तो नहीं ऐसा होगा। राइट सर, तो एक जो जुड़ता है ना, कुछ जुड़ता है, दिखता नहीं है मगर कुछ जुड़ता है, तो जी, आदमी को अच्छा लगता है। हम्म, अभी आप हम बात कर रहे हैं, एकदम इनफॉर्मल बात कर रहे हाँ, हैं, राइट राइट, हैं? पर कितना मजा आता है, इस कितना मजा इस आता है। प्रोग्राम का मकसद भी यही है। वही तो कितना मजा आता है। ऐसा कुछ एजेंडा लेके तो हाँ, प्रोग्राम नहीं है बिल्कुल कोई। नहीं, हाँ, हम्म, तो इसलिए इसकी मजा है। हम्म, तो बचपन में ऐसा ही था हम्म, सब। अच्छा, वो गोला वाला आता था, बर्फ का गोला वाला, हाँ, यस, नाम भी मुझे पता है, कांतिलाल, हम्म, हमारे मोहल्ले के एकदम बाहर, हम्म, इतना वॉट उसका। तब मैं छोटा था तो मुझे लगता था चलो मेरा भी ये हो गोला हो तो कितना अच्छा हो दुकान हाँ, मेरी। हाँ, तो 30 पैसे का गोला हम्म, और 15 पैसे का छोटा गोला, हम्म, तो भी 30 पैसे का कभी कभी खाने को मिलता था, तो वो आइसक्रीम से भी बहुत बढ़िया था। गोले की जो बात थी हम्म, वो आइसक्रीम में नहीं मिली, क्योंकि पता नहीं, अभी छोटे थे और इतना ये एफर्ट नहीं कर। आइसक्रीम तो नवीस खान साहब घर में वो जो ये लाते थे, आइसक्रीम बनने की कोठी लाते थे, वैसा करके आसपास बर्फ भर के, और भर भर के आइसक्रीम बनाते थे। हम्म, आइसक्रीम तो लग्जरी थी, हम्म, हर दिन या हर महीने नहीं, कुछ आया हो बाहर से, कोई आया हो, ऐसा हो समारोह हो या समर, मेहमान, तो ऐसा कोठी का आइसक्रीम करते थे, तो मजा आता था, मजा उस वक्त में मनोरंजन के साधन भी कम थे। कम थे। तो अगर हम मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जैसे मैं कहूँ कि वो एंटीना वाले टीवी का दौर था, है ना? ऐसे घुमाओ, आता नहीं है, ऐसे घुमाओ, अरे यार ऐसे घुमाओ ना यार, आपको कितनी बार बोला, ओह अभी आता है, अभी आ जानी चाहिए। हम्म, और ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, ब्लैक एंड और वाइट, उससे पहले सब रेडियो का हम्म, युग, वो बीना का गीतमाला, वो भी आती थी, बुधवारे वमिन सयानी, हम्म, सब ऐसे करके बैठ जाते थे और सब ऐसा अनुमान लगाते कि नहीं ये फर्स्ट आएगा, नहीं ये फर्स्ट आएगा, नहीं। कितने लोग इकट्ठे हो जाते। मुझे रेडियो हमेशा टीवी से ज्यादा अच्छा लगा है। क्यों पता है निज़ाम साहब, कि रेडियो में है ना, आप कल्पना शक्ति, आप कल्पना कुछ कर सकते, क्योंकि आपको दिखता नहीं है ना, तो आपका मगज चल, क्या वो बोलते, तो मेरे को कल्पना करनी पड़ती। सपोज कॉमेंट्री चल रही है कि उसने डाला और गावस्कर ने स्क्वायर कट मारा और ये 4 रन, तो तब मुझे ये विजुअलाइज करना पड़ता था। टीवी में क्या हुआ, विजुअलाइजेशन ही नहीं है कुछ, तो आदमी पोटैटो काउच हो गया। पोटैटो काउच माने बस ऐसा जो ऐसा बैठ के खाली खाली जो भी आए वो खाली खोपड़ी में भरने का नहीं, वहां मगज चलाना पड़ता था रेडियो में, रेडियो के जमाने। हाँ, क्योंकि कल्पना करनी पड़ती थी ना, ये 4 रन कैसे, स्क्वायर कट कहाँ, तो उसकी मजा थी। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है रेडियो की बहुत मजा थी। अब ऐसा ही हो सकता है कि सब मिलके, दोस्त मिलके सुनते थे, वो भी मजा हो। तो भाई टेलीफोन आया एक घर पे, अरे साहब
क्या रुआब साहब। रुतबा था वो भी। तो वो पार्टिस बोले मुझे मेरा आएगा फोन, मुझे जरा देना ना, रात को नहीं आएगा, आपको नहीं डिस्टर्ब। ये 4-5 जन कह जाते। मैं लगभग 7th में था, तो चेतक स्कूटर आया सब 10 बरस पहले बुक किया था चेतक स्कूटर। तो मैं तो बड़ौदा का बादशाह हूँ, ऐसी मुझे फीलिंग हुई थी सर। अच्छा। तो चेतक माने बजाज का चेतक माने क्या, क्योंकि पापा सुवेगा चलाते थे। आपके सुवेगा देखा आपने, ल्यूना? हाँ, देखा है आपने? बिल्कुल। हम 5 जन जाते थे। मृगांक भाई, हम बात कर रहे थे बचपन की, बहुत सारी ढेर सारी दिलचस्प बातें बताई आपने कि बचपन कैसा होता था। मेरे भी कई सारे सवाल थे, लेकिन आपने एक ही जवाब में कम से कम 3-4 सवालों का जवाब दे दिया। मैं कह रहा था कि बचपन में शामें कैसे गुजरती थी, वो भी आपने बताया। बचपन के दोस्तों की बात करें तो आज भी कोई ऐसा दोस्त है जिसका नाम लेती आपके चेहरे पे खुशी आ जाती? एक ही हम मोहल्ले में रहते थे, और जब हम कारेली बाग आए तो एक सोसाइटी में नहीं, पर एकदम क्लोज सोसाइटी में रहता था। फिर मैं आई थिंक 2006 में मैं यहाँ कोटा रहने आया। अच्छा। तो वो भी अभी 5 मिनट के दूर पे रहता है। अच्छा। नीरज भाले मेरा फ्रेंड है। उनके साथ कोई यादें? अरे बहुत कोई याद बातें है, बहुत याद है उसके साथ, उनके साथ। उसका लड़का है, हम 4 का एक लड़का है। बेसिकली हम तो चाइल्डलेस बाय चॉइस है, पर उसका जो लड़का है वो हमारा लड़का है, एक बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर है। अच्छा। कैरियर वाइज बहुत ये है, मुलाकात होती है उनसे। मगर फिल्म का शौक है ना, तो हमको दोनों को ना अच्छा है। वो इसके पास तो उतनी माहिती होती है, इंफॉर्मेशन लेटेस्ट फिल्म की। मैं तो कभी उसे बोलता हूँ कि तू एक कॉलम शुरू कर, पर उसको टाइम नहीं है अभी, क्योंकि वो तो इतना बिजी रहता है। तो उसके साथ बहुत याद है, उसको भी पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। तो हम पढ़ते थे, दूसरे के एक्सचेंज करते थे। स्कूल में हम साथ थे। वो धमाल वाला नहीं था, वो शांत था, मगर वो मेरी धमाल को एक ही आदमी समझ सका, वो नीरज। मैं अभी भी बोलता हूँ कि एक आदमी जिंदगी में मैं कुछ बोलूँ नहीं फिर भी मेरी मन की बात समझ जाए, वो है नीरज। आज उसे कुछ कहना चाहेंगे? शायद हमारे कार्यक्रम देख रहे हो। आज तो मैं क्या, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल कि मेरी ज़िंदगी में नीरज आया, और उसने मुझे हेल्प भी बहुत की है। उसने हेल्प की है, मगर ऐसे कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि उसने हेल्प की है, उस तरह से हेल्प की है। आज मैं बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू नीरज। हमने बुक लिखी है थैंक यू पप्पा और थैंक यू मम्मी, जिसमें हम पापा जो भी लड़कियां हैं सेलिब्रिटीज है, उन्होंने अपने पापा को बुलाए थैंक यू, आर्टिकल लिखा है। उस तरह हमने बुक पब्लिश किए थैंक यू मम्मी, जिसमें सब जो लोग जो है उन्होंने मम्मी को थैंक यू बोला है। तो हम एक और बुक अभी सोच रहे हैं कितने दिनों से कि एक बुक ऐसी हो जाए कि सॉरी मम्मी सॉरी पापा, वो बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति ने एक बार तो ऐसा कुछ किया ही है जिससे माँ बाप बहुत हर्ट हुए और हम सॉरी नहीं कह पाए। बिल्कुल सही बात है। अभी पता चलता है कि तब ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। पापा मम्मी अपने संजोगों के साथ जीते थे, उन्होंने अपने तरह से अपने परिस्थितियों के समझ से जो भी बेस्ट था वो हमको दिया था। वेरी ट्रू। कभी कभी हमने बहुत हर्ट किया है, और कभी कभी तो ऐसा ही है कि पापा मम्मी रहे नहीं है और हमको वो रह गया कि मैं सॉरी नहीं बोल सका। ऐसा दुख रह जाता है, ऐसा दुख रह जाता है। तो पुस्तक में क्यों ना उसको, और दुख रह जाता है। फिर कोई ऐसे कार्यक्रम होते भी नहीं है जैसे हमारे, कोई पूछता भी नहीं है, कोई पूछता ही नहीं। मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर कोई पूछे तो सही मुझसे, पूछे तो सही। वो बात दबी की दबी रह जाती है। आज अगर आपको ऐसा कुछ याद आ रहा हो अपने माता पिता के लिए, किताब निकलने से पहले, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे याद आता है, मैं है ना, मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था यहाँ बड़ौदा में।
और विद्यानगर में मिला था। वह अच्छी ब्रांच में मिला था मुझे। जी। मेरे पापा ने मुझे नहीं जाने दिया। तब मैं इतना क्रोधित था और मैंने बहुत पापा को कुछ अनशन बोला था। कितने 2-3 साल तो मैं उनसे बात भी नहीं करना। अभी मुझे पता चलता है, नमस्कार साहब एक बात बताओ, आपका लड़का है वो एक जगह कुछ कर ही नहीं पाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इंटेलिजेंट है, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, एक जगह तो कोई भी आपको ऐसा लगेगा ना कि तू भी, मुझे लगता है कि तू वहाँ से भी हट जाएगा। और मैंने ऐसा किया ही ना, ये छोड़ के ये किया, तो क्या उन्होंने उनको ऐसा पता था? वो तो सही थे। जब हरीलाल गांधी, उसके पता है आपको हरीलाल? तो हरीलाल को कोई हक नहीं है गांधी को गाली देने का। उसकी सब, कब उसकी दिमाग घूम गया, कब वो विरोधी हो गया मालूम है? जब गांधी जी ने एडवोकेट बनने के लिए अफ्रीका उनके कोई अच्छे फ्रेंड के लड़के को भेजा, हरीलाल को बस ये हो गया कि मैंने बोला था, मुझे ना बोला था। अरे भाई तू 10th भी फेल है और तूने कितना कुछ नहीं किया, तू कैसे एडवोकेट बनेगा? वहां जाके क्या, तो कौन बनेगा? तो हरीलाल बोला अन्याय हुआ। अन्याय, कोई अन्याय नहीं। कोई भी माँ बाप, नफीस खान साहब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपनी परिस्थिति, अपनी संजोगों के साथ जो भी करता है वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करता है। और दूसरा, वो भी आदमी है, वो भी मानवीय है, वो भी अधूरे है, उनसे भी कुछ भूल हो जाती है, हमसे नहीं होती। तो सॉरी कहना चाहिए। तो कह दो आज मैं बोल रहा हूँ पापा सॉरी, मम्मी सॉरी। मम्मी को भी मैंने बहुत दुखाया है, मम्मी को भी बहुत दुखाया। आज कभी याद आते हैं जब भी कोई पापा बहुत याद आते हैं मुझे, मुश्किल में होते हैं तो? नहीं मुश्किल नहीं, ऐसे भी मुझे सपने में भी बहुत आते हैं। है नहीं, अभी 2 बरस हुए अमेरिका में उनका देहांत हो गया। मेरे पापा का मौत का स्वीकार बहुत अजब था, गजब था जी। वो जब डेथ बेड पर थे, मैं वहां नहीं था। अच्छा। वीडियो कॉलिंग, तो मुझे बोला कि अच्छा, ऐसा बोला, और 3 घंटे में वो गुजर गए। वो पाइप सब लगाई थी सर, यहाँ से वहां से वहां से। पर मौत का स्वीकार था। जब हम छोटे थे हमको बोल दिया था उन्होंने कि मैं कभी बीमार पड़ूँ या बहुत ये हो तो मुझे सरकारी हॉस्पिटल ले जाने का। अच्छा। हाँ, यहाँ वहाँ नहीं ले जाने का, जो भी होगा चलेगा। वैसे ही जिए, वैसे अपने मजा से जिए, अपने मजा से मारे। आनंदी थे, बहुत आनंदी। मैं भी आनंदी था। मेरा पूरा उन पर ये मेरा स्वभाव हो गया है कि कोई बात इतनी सीरियसली नहीं लेने की। मैं ना नफीस खान साहब कोई बात बहुत सीरियसली नहीं ले सकता हूँ। अच्छा। नहीं ले सकता हूँ। अब इसको कुछ वीकनेस बोलो या पता नहीं। मतलब वो मोहल्ले का नेचर नहीं रहा कि उस वक्त कोई गुजरता था तो महीनों मातम रहता था। हाँ, आप भी आज इस युग के हो गए। हाँ, आप इस युग का पूरा असर चढ़ गया। चढ़ गया, सही में कबूल करता हूं। एक चीज थी वो चली गई तो कोई बात नहीं, चली गई। वापस मैं आपको बचपन में ले जाता हूँ क्योंकि मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मुरगान भाई, आपको अगर मैं कहूँ कि अगर आज अचानक आपको अपने बचपन की एक शाम फिर से जीने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? बस मैं वो मोहल्ले में वापस जाऊंगा मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे आप? बातें करूंगा। क्या करेंगे? क्या रह गया जो वापस वहां जाके करेंगे आप? क्या रह गया कि तब ऐसा पता नहीं था कि एक बार मोहल्ले से दूर जाएंगे फिर मिल पाएंगे कि नहीं, फिर नहीं मिल पाए। मेरे एक जो फ्रेंड है उससे मिल, दूसरे कई सारे फ्रेंड है वो हमें नहीं मिल पाए। ऐसे कौन कौन से मित्र हैं जिनसे मिल नहीं पाए आप? बहुत सारे। नाम से याद करें तो आज? हाँ, एक संजीव नाम का लड़का था, एक टीना था, छोटा टीना था, एक मुकेश था, एक कमलेश था, अभी तो नाम भी भूल गया, एक भिखू था। वहाँ ना
हमारी जो मोहल्ला था उसके बस एक उसके एकदम नज़दीकी मराठी मोहल्ला भी था, अच्छा। तो मराठी दोस्त भी थे। तो अभी तो कहाँ है वही पता नहीं है। तब है ना वो हमारे मोहल्ले के बहुत सारे लड़के खो खो खेलने जाते थे, बड़ौदा की टीम में थे और कई कई प्रतिस्पर्धा जीत कर। ये जो भुतड़ी जापा है ना, हाँ। वो एक मोरे सर थे और एक यादव सर थे, मुझे इतना याद है। अच्छा। वो खो खो के बहुत निष्णात थे, तो खो खो खेलने बहुत जाते थे। अच्छा। फिर जो मराठी लड़के हैं वो अखाड़े में बहुत जाते थे। ये लक्ष्मीनाथ अखाड़ा, एक तो जुम्मा दादा अखाड़ा है, जुम्मा दादा अखाड़ा, उस ये किरण मोरे बहुत खो खो अच्छा खेलता था, आपको पता? मैं हाँ, बहुत अच्छा खेलता था खो मैंने भी, देखा नहीं है, लेकिन हाँ जानता हूँ उनके बारे में। खो खो भी बहुत अच्छा खेलता था, मैंने देखा उसको। तो ये लोगों के साथ मैं वापस जाऊंगा। मैं छोटा था तब खो खो की एक टूर्नामेंट थी, उसमें मैं देखने गया था। मुझे बोला गया कि किरण मोरे है, बहुत अच्छा खो खो खेलता है। तब क्रिकेट की कुछ बात ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, मेरे साथ बहुत ऐसा इंसिडेंट हुआ है सर। सलीम खान साहब है ना, राइटर, ये सलमान के फादर। हाँ। तो एक उनके कोई दोस्त थे, वो मेरे भी दोस्त थे। अच्छा। मुझे बोले चल सलीम खान के वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ गया, तो कुछ क्रिकेट मैच चल रही थी। एक लड़का बैठा था, वो देखता था। अब वो तो सलीम खान को मिलने गए मेरे दोस्त। मैंने सोचा 2-5 मिनट इससे बात करता हूँ। तो बात किया, बोला ये नहीं, ये टीम जीतेगी नहीं, ये अच्छा है, ऐसा करके फिर मैं सलीम खान के वहाँ गया। फिर बरसों हो गए, अचानक मैंने प्यार किया एक फिल्म आई, तो मैंने देखा ये तो यही लड़का था जो वहाँ बैठा था, सलमान खान। वैसे ही मैं जब स्ट्रगल कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टर बनने के लिए गया, तब मैं ईगल फिल्म्स के ऑफिस में गया। वहाँ क्या है, अपना पिक्चर फोटोग्राफ्स जो है वो दिखाना है, कुछ बोला है तो ठीक है। तो वहाँ एक लड़का बैठा था, वो भी इंतजार कर रहा था, अब वो भी करे इंतजार, मैं भी इंतजार करूँ। बात है कि कहाँ से, वो बोले मैं दिल्ली से हूँ। कुछ वर्ष के बाद पता चला कि तो शाहरुख खान था। अच्छा। तो ऐसा बहुत हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों से ऐसे मिल जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। बड़े हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज की बहुत सारी यादें होती हैं कि स्कूल कॉलेज के साल अजीब होते हैं। हाँ। कभी दोस्ती के सबसे खूबसूरत साल, कभी सपनों के सबसे बेचैन साल। कई बार तो ये तय हो जाता है कि ज़िंदगी हमें किस दिशा में ले जाएगी। अब सवाल ऐसा बनता है मृगांक जी के, स्कूल के दिनों में आप कैसे चाहते थे? शांत, शरारती, या हमेशा कुछ नया सोचने वाले? नया सोचने वाला, शरारती, बिल्कुल शांत नहीं। एक लड़की के प्रेम में पड़ गया था मैं 10th 9th में। अच्छा। तो वो लड़की रहती थी दांडिया बाजार, और तो मैं क्या करता था, मेरे पास साइकिल थी, तो उसको देखने के लिए मैं साइकिल में से हवा निकाल देता था। अच्छा। और फिर उसके घर के नीचे वो एक साइकिल वाला था, तो मैं बोलता था देखने उसका कुछ पंचर पड़ गया है, पंचर। मैं ऐसा देखता रहता था, वो आएगी बाहर क्या, वो आएगी बाहर। शरारती तो बहुत था मैं। आपको पता है कि ऐसे स्कूल में ऐसा था कि सोम से शुक्र दोपहर की स्कूल, अच्छा, और शनिवार को सुबह की 7 बजे से 12 बजे तक शनिवार। मेरे से उठा ही नहीं जाए 7 बजे सर। अच्छा। हाँ, 7 बजे की स्कूल शुरू, जैसे सभी बच्चे होते हैं। हाँ, मेरे को, मैं 8 बजे ही पहुंचू। 1-2 बार तो सर ने ये किया, नोटिस जाने दिया। तीसरी बार फिर प्रिंसिपल ने बुलाया, समझाया, बेटा देखो सब लोग 7 बजे आते हैं, खाली तू ही 8 बजे आता है। मैंने क्या बोला मालूम है सर, मेरे लिए वेट नहीं करने का, स्कूल चालू कर देने की। इतना मेरा वहाँ आ रहा था। फिर 10th में मैंने कुछ धमाल की थी, कुछ टामेटा फेंका था। अच्छा। कुछ लेडीज हमारी सर थी, बहुत हंगामा हो गया था। फिर प्रिंसिपल ने बुलाया, तो जब तेरे पापा को लेके आ चल। अच्छा। तो मेरे पापा आए, प्रिंसिपल बोले मेरे पापा को, देखो ये
तुम्हारा लड़का बहुत शरारत करता है, उसको बोल देना। हम्म, पापा ने बोला वो तो घर में भी शरारत करता है, आपको बुलाता हूँ। हम्म। आप जानो। हाँ, अभी आप जानो, तो घर में भी करता है। हम्म, मेरा मैं पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है सर। अच्छा। और 10th में नहीं 9th में, आपको पता है रूमी मिस्त्री के ऐसे कोई बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। अच्छा। वो क्विज कंपटीशन करते थे। हम्म, कौन बनेगा करोड़पति का बहुत स्मॉल वर्जन करते थे। अच्छा। हर एक स्कूल के जनरल नॉलेज आपका कितना है वो हम्म, कंपटीशन करते थे। उसमें मेरा फर्स्ट आया था। मतलब पढ़न तो किस्म के थे, तो ये सब चीजें आपको याद रह जाती थी। याद रह जाती है। चलिए, अगला तो उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था कि कोई शिक्षक या कोई ऐसा शिक्षक या मित्र रहा हो जिसने आपको गहराई से प्रभावित किया हो। मैं अभी क्या बोलना फिर खान साहब, एक बहुत खुली बात मैं बोलना चाहता हूँ। हम्म, तो सब कोई भी आदमी को आप पूछो ना तो वो ऐसा बोलता है कि मेरे घड़तर मेरे शिक्षक ने किया, हम्म, मैं अभी भी नहीं भूल पाता हूँ। और शिक्षक दिन के समय बड़ी बड़ी पोस्ट है ये करते हैं, और होता भी होगा। मेरे को जिंदगी में ऐसा कोई शिक्षक नहीं मिला सर कि मैं अभी बोलूँ कि उसने इंस्पायर किया। कोई नहीं मिला, कोई नहीं, सच्ची बोलता हूँ। आप बोलोगे कि एक तो कोई भी, मुझे ऐसा शिक्षक का ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने इंस्पायर किया मुझे, पता नहीं क्यों। हाँ, लड़कों एक इंस्पायर किया, आप दोस्त बोलते हैं, तो मेरा एक दोस्त है योगेश ठक्कर। इतना इंटेलिजेंट था सर, इतना इंटेलिजेंट था। उसके हैंड राइटिंग भी बहुत बढ़िया थे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हुआ और सब सफल हुआ। वो मुझे इंस्पायर करता था। अच्छा। यस, पढ़ने में। योगेश ठक्कर ये सुनेगा तो मुझे लगता है मैं उसको बोलता भी हूँ वैसे, जब भी मिल जाएगी। तू अभी बड़ौदा में हो? बड़ौदा में है। तो बोल दीजिए ना उसको। मैं बोल दूंगा कि आप ये देखना। बोल के आप कैमरे में देख के। यस कि योगेश, मैं आपको बहुत अच्छा इंटेलिजेंट समझता था, और आपने मुझे पढ़ने में इंस्पायर किया, तो इसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें जिंदगी की। और एक धीरे धीरे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जहाँ जो हमारे मेहमान होते हैं वो अपने दोस्तों को याद करते हैं। हम एक माध्यम बन रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी में, काम धंधों में, व्यवसाय में, उस आपाधापी में हम रिश्तों से बात करना भूल गए। बताना तो सब चाहते हैं मुरगंग भाई, लेकिन कोई पूछता नहीं। तो वो एक कोशिश हमारी है बातें अनलिमिटेड कार्यक्रम के माध्यम से कि आपसे वो बातें पूछें जो आप तक अभी तक किसी से कही नहीं, या मैं यूँ कहूँ कि किसी ने पूछा भी नहीं। किसी ने पूछा हो फिर भी कही नहीं। अच्छा। पर नफीस खान पूछते तो बोल देता हूँ, क्योंकि इसका पहले से ही मैं घर से ही मैं ये तय करके आया था कि मैं पूरा ओपन होके बात करूँगा, क्योंकि मेरे सामने जो आदमी है ना वो भी इतना ही ओपन है। अपनी जो बातचीत की यात्रा इसको आगे बढ़ाएं तो कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज के दिनों में क्या कभी ऐसा लगा कि जीवन का रास्ता अब शब्दों और रचनात्मकता की तरफ ही जाएगा? लगा। कौन सी वो बात थी कि आपको लगा कि मैं कभी फिल्म का शौक? अच्छा, फिल्म का। तो लगा कि मेरे को एक फिल्म में कैरियर बनानी है, ये सब मेरे लिए नहीं है। अच्छा, इसलिए ऐसा लगा। कई लोगों को लगता है, मेरे को जरा ज़्यादा लगा। क्योंकि लोग पढ़ाई होती है, पास आउट होते हैं, तो सबकी एक एक लक्ष्य होते हैं कि मैं ये बनूंगा या ये बनूंगा, मैं ये करूंगा। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं लेखक बनूंगा या फिल्म में लिखूंगा या फिल्मों में जाऊंगा? मैंने बोला ना, वो जो जब बचपन के थे ना, तब से वो जो रंग लगा था। आपको पता है, जिसको फिल्म का बचपन में जो बातें हम सोचते हैं और जो उड़ान भरते हैं और जो सपने होते हैं, वो धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तो वो कॉलेज तक जाते बदल जाते हैं। पर सर मैं बड़ा हुआ ही नहीं। अच्छा, ऐसा? मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ। मेरी वाइफ को पूछो कि आपके चाइल्ड नहीं है, बोलता है ना, एक चाइल्ड ही है। मैं बड़ा ही नहीं हुआ सर, मैं बच्चा ही रहा। इसको मेरे जैसे मॉडल है ना, वो खुदा लिमिटेड एडिशन में बनाते हैं।
अच्छा। हाँ, तो आप क्यों बड़ा होना नहीं चाहते हैं? पता नहीं, हो नहीं सकता हूँ, हो नहीं रहा हूँ। बहुत मैंने ट्राई किया। मेरे ससुर गुणवंत शाह, हम्म उन्होंने मुझे एक अपनी बुक अर्पण की है। हम्म उसमें लिखा है हम्म कि मैं ये बुक उस मृगांक शाह को अर्पण कर रहा हूँ हम्म जो कभी कृत्रिम हो ही नहीं सकता। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। अरे हाँ, कृत्रिम हो ही नहीं सकता। हाँ, हमेशा वो जो है वो बाहर आ वही बात जाएगा। करता है, मतलब बनावट में वो बिल्कुल नहीं। मैं मैं। सच में ट्राई भी करता हूँ मगर नहीं होती हम्म है ना। ईड, ईगो, सुपर ईगो, हम्म 3 होता है। जब बच्चा छोटा होता है तब ईड माने इम्पल्सिव होता है। जी। जब बड़ा होता है हम्म तब थोड़ा समाज का कॉन्शियस बन जाता है। हम्म उसको सुपर ईगो कहते हैं। हम्म कि लोग क्या कहेंगे, हम्म वो पहलू आ जाता है। पहले हम्म कोई भी काम करे, हाँ, लोग क्या समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हम्म तो एक फैसेट फिर बना लेता है, एक हाँ, मोहरा बना जाता है। राइट। मेरे से हुआ ही नहीं। हम्म मैं जिसको कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं कि तू कैसा क्यों है, मैं बोलता हूँ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हूँ मैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अब अपने पिता से तो नहीं डरे, ससुर से भी नहीं डरे। ससुर का तो इतना बड़ा नाम है, गुणवंत शाह, एक गुजरात में नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये करूँगा तो ससुर साहब क्या सोचेंगे? सर, गुणवंत शाह से मेरा रिश्ता तो इतना सुपर्ब है, हम्म इतना सुपर्ब है हम्म कि मैं क्या बताऊं। हम्म मेरे पिता ही है वो, और पर ऐसे ऐसे पागल लड़के के पिता है और उनको मेरी पागलियत बहुत अच्छी लगती है। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। हम्म मैंने अम्मी को भी बोला कि यार और क्या बात बोले मृगांक, तुझे पता नहीं है, तू मेरी जिंदगी में नहीं आया हो तो मुझे कितना नुकसान हुआ होता, मुझे कितनी खोट पड़ी होती, तुझे तू तू कल्पना नहीं कर सकता। मैं उनको इतना हंसाता हूँ, इतना जोक्स कह के हंसाता हूँ। उनको जो गाने अच्छे लगते हैं मैं गा के अभी मुझे 2 महीने से मुझे जब भी मैं जाता हूँ बोले वो गाना गा कि रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। मेरी जो आप तो गाते हो बहुत अच्छा हो। हाँ, मुझे बहुत गवाते हैं मेरे तो ससुर बहुत। और कौन कौन सा गाने सुनते हैं गुणवंत भाई? एक तो बचपन की और हम लोग गुणवंत मोहब्बत। शाह को हम भाई से, अब जैसे जो आप लोग के उनको भाई से उपनाम से हाँ बुलाते हैं। बुलाते, बहुत अच्छा रिश्ता है। मैंने हम्म कल्पना नहीं कर सकते ऐसा ससुर और जमाई। वो भी बोलते हैं तूने कभी देखा है ऐसा रिश्ता ससुर और जमाई? कोई ऐसा ये अदब नहीं, कोई नहीं, एकदम कुदरती। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया। तू आता नहीं है, 4 दिन में नहीं जाऊँ ना। अम्मी को फोन, मृगांक क्यों नहीं आया? सर मैं बोलता हूँ उनको 4 दिन पहले तो आया था सर। अभी मैं मेरे को भी वो जो कंसल्टेंसी सब चला नहीं है ना। कभी कोई ऐसा मौका आया हो कि गुस्से हो गए कि मृगांक ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा कुछ? कभी नहीं। अच्छा। बिल्कुल नहीं। मेरी पागलियत को भरपूर प्रेम करने वाले हैं मेरे ससुर। तू ऐसा ही अच्छा है, मुझे ऐसा बोलते हैं। मैं तो पहले उनकी जो एक गंभीरता फेस पे लिए हुए है और उनका जो नाम था, मुझे तो बहुत डर लगता था उनसे बात करने में। अरे वो बहुत चुलबुल है। फिर एक मतलब उनकी किताब आई और मैंने गुणवंत भाई के लिए सबको कलेक्ट कर रहे थे कि गुणवंत भाई के को आप कैसे देखते हैं, तो मैंने भी उनको एक ख़त लिखा था। वो ख़त उस किताब में उन्होंने शाया करके मुझे अमर कर दिया है। क्या बात बोलते, मुझे नहीं पता। मेरा एक उन्होंने लेटर था। हाँ। और खुशनसीबी ऐसी है कि टॉप से बॉटम तक इतने बड़े बड़े लोग हैं, उसमें ये नाचीज का एक लेटर अंदर डालकर उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। गुणवंत शाह साथ है। कौन सा? गुणवंत शाह साथ है गुफ्तगू।
नहीं गुफ्तगू नहीं, हाँ। सबके लेटर्स मंगाए हाँ, थे। लेटेस्ट थे, उसमें अभी याद- मुरारजी देसाई से अच्छा, लेके सब सब यहाँ सबके के सबके लेटर्स सबके थे लेटर्स थे। कि वो गुणवन भाई के लिए क्या सोचते हैं। मुरारजी देसाई तो इतना हाँ। पसंद करते थे, हाँ। कितनी बार मिले हैं, हाँ? हम्म, और फिर थोड़ी देर हो जाए, हम्म, सपोज 5 महीना हो जाए, नहीं मिले तो आए ना, तो बोले हम्म। बहु वक्त आव्या ने काई, इस तरीके से बोलते थे। बहु वक्त आव्या ने काई, हम्म, ऐसा बोलते थे। उनको जो गुणवंत शाह ने जैसे जैसे आदमी, कितने आदमियों को मिला है, हम्म, हम बोलते हैं कि आप एक बुक लिखो, इतने बड़े बड़े आदमी को मिला है। हाँ, मैंने उनके कई लेक्चर अटेंड किए, फिर तो फिर मेरा घर आना जाना हो गया। अभी तो अच्छे से बहुत प्यार करते हैं मुझे। मैं जाता हूँ रघुवीर उनको। चौधरी बहुत बड़े साहित्यकार, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था हम्म, कि गुजराती लोग 3 ही आदमी को सुनते हैं, हम्म, एक नरेंद्र मोदी, हम्म, एक मोरारी बापू और एक गुणवंत शाह। और फिर आगे उन्होंने बताया, हम्म, नरेंद्र मोदी को तो इसलिए भी सुनते हैं कि वो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में है, हम्म, मोरारी बापू तो इसलिए भी सुनते क्योंकि भगत, कितने भक्त लोग हैं मोरारी बापू के भी भक्त लोग। एक ये गुणवंत ही ऐसा है जो रियली कोई भी ऐसा नहीं है तो सुनता है। तो सब, हमने तो देखा है उनका लेगेसी। हम्म, सर वो जब लेक्चर्स देते थे, पूरा हॉल खिंचा खींच, बाहर भी वो हाँ स्क्रीन, बिल्कुल देखा है मैंने वो वाह, विचारों ना वृंदावन वृंदावन में। में कोई भी लेक्चर वो देते थे। बहुत जबरदस्त। उनका क्रांतिकारी पुस्तक था मन्ना मेघधनुष, जी। वो जब मैंने पढ़ा हम्म, तो मैं इतना उनका कायल हो गया था। हम्म, और तब MSW में फर्स्ट ईयर था, जी। अमीषा मेरे साथ थी, मुझे पता नहीं था कि गुणवंत शाह की लड़की है। अच्छा। तो एक बार हम बैठे थे, हम्म, मैं शरारती था, मुझे तो पता ही नहीं, तो मैंने बोला तुमने मन्ना मेघधनुष गुणवंत शाह का पढ़ा है तुमने कभी? अम्मी को ऐसा लगा कि मेरे पापा की वो कुछ हम्म, उड़ाएगा खिल्ली। हम्म, देखो गुणवंत शाह की खिल्ली मत उड़ाना। हम्म, मैं क्या उड़ाई, तू कौन है? मैं गुणवंत शाह की लड़की हूँ। तू गुणवंत शाह की लड़की? अरे मैं मान ही नहीं सकता। पर प्रेम हो गया देखो अच्छा। अम्मी के साथ तब। हम्म, तो उसमें भी गुणवंत शाह हम्म, का प्रदान है। और मन्ना मेघधनुष प्रेम पे ही लिखी हुई है पुस्तक है, किताब है। बहुत क्रांतिकारी रिवोल्यूशन पुस्तक जो बिकी भी बहुत। अच्छा, बातों बातों में आपने अमीषा जी का भी जिक्र लेकर है। आपके प्रेम कहाँ से शुरू हुआ उनसे? वो MSW के फर्स्ट ईयर में हम्म, प्रेम शुरू हुआ। और मुझे एक बात कन्फेस करता हूँ कि मेरे जैसे के साथ रहना बहुत मुश्किल सी बात है, कोई ढीला पोजा काम नहीं है। मुझे संभालना बहुत अघरी बात है, क्योंकि कभी मैं ये करूँ, कभी मैं वो करूँ, मेरे को जो मन में आवे वो करूँ। तो अम्मी ने मुझे संभाल दिया, अम्मी ने मुझे एक स्थिरता दी, एक ठहराव दिया, मुझे सहन किया। क्योंकि सहन नहीं किया, मुझे इतना प्रेम किया उसने, फ्रॉम हार्ट्स ऑफ दर हार्ट उसने प्रेम किया मुझे। तो उसको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छे से उनका नाम लेके थैंक यू बोलिए। अम्मी, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे संभाल लिया। तू नहीं होती तो मुझे पता नहीं, अभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं कहाँ होता, क्या करता। तूने सही मायने में मुझे इतना प्रेम किया, मैं आभारी हूँ। मैं कितना आभारी हूँ मैं बोल नहीं सकता, सही में। अम्मी, आप कब से जानते थे उनको? वो मास्टर्स जो MSW करते थे ना, फर्स्ट ईयर से जानता था। मुझे तब मैंने 2 साल किए, फिर मुझे मेजर डिप्रेशन आ गया था सर। उस वक्त साथ दिया आपका उन्होंने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। मगर मैं नसीबदार ऐसे भी हूँ कि मेरे ससुर पक्ष में भी इतना साथ मुझे मिल रहा है, इतना प्रेम। मेरे पापा जब गए तो उनको तो पता नहीं था कि वो ऊपर जाने वाले हैं। वो हर 2 साल में एक बार यहाँ आते थे। मेरे सब अमेरिका है बाय द वे। अच्छा। पूरा, और मैं भी 3 बार जाके फिर मैंने ग्रीन कार्ड वापस दे दिया। तो पापा वहाँ भाई के साथ रहते थे। तो एक बार गुणवंत शाह के घर पे गए वो, और बा है गुणवंत शाह का की
पत्नी, हम्म, बा बोलते हैं अभी, हम्म, उसको बोला कि मेरे इस लड़के को अब आपको सौंप के जा रहा हूँ, अच्छा। अभी वो आपका लड़का। नहीं तो ये गुणवंत शाह जी की फैमिली से आप पहले से परिचित थे या नहीं, अमी शाह हाँ, के गुणवंत शाह से मैं परिचित था, वो हाँ, उनकी बुक्स बुक्स के पढ़ लिए? के, हाँ। ऐसे कभी मिला नहीं था, हम्म, मुझको मिलना था। रिश्तेदारी तो बाद में शुरू हुई। हाँ, गुणवंत शाह को मैं पहले से हम्म, पढ़ता था, तो बहुत बहुत बढ़िया क्रांतिकारी गुणवंत भाई ने लेखक। गुणवंत भाई ने कुछ ऐतराज नहीं किया आपके दोनों की प्यार के बारे बिल्कुल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वरना जनरली ससुर होते हैं तो हाँ सवाल करते हाँ हैं, हाँ हाँ, इंटरव्यू लेते हैं। आपका इंटरव्यू लिया था नहीं उन्होंने? बिल्कुल नहीं, अच्छा। बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसा बोल दिया कि सर मैंने आपका मन्ना मैगजीन्स पढ़ा है हम्म, और मुझे बहुत पसंद आया है। उसका तो उन्होंने, मैं बोला कि मैं तो आपका कायल हूँ, ऐसा करके पटा लिया ससुर को, दोनों को एक साथ पटा लिया था। दोनों के एक साथ पटा लिया। अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा आगे जाएं। थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि हर रचनात्मक इंसान के भीतर एक बेचैनी होती है, कुछ कहने की, कुछ व्यक्त करने की। कभी कविता बनकर निकलती है, कभी नाटक, कभी फिल्म। फिल्म बन के निकल। तो सवाल ये बनता है कि आपको पहली बार कब लगा कि आपके भीतर एक लेखक या कवि है? 2010 अच्छा। की साल है, हम्म, मैं अमेरिका ज्यादा में, पुरानी बात नहीं है। हाँ हाँ, मैं अमेरिका में हूँ, मेरे भाई के घर पे मैं शॉवर ले रहा हूँ, हम्म, अचानक दो पंक्ति आई हम्म, और मुझे लिखने के लिए मजबूर किया वो पंक्ति ने। हम्म, सर मैं एक बात बोल दूं, हम्म। कविता मेरी हॉबी नहीं है, मेरी मजबूरी है। अच्छा, कैसे? मुझे आती है जब लाइनें, तो मेरे को लिखना पड़ती है, नहीं तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। ओ, मेरा शौक नहीं है ये, हम्म, आई हैव टू राइट, अच्छा, यस, नहीं तो बेचैन हो जाता हूँ। हम्म। मेरा सोलेस है, आश्वासन है कविता, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेरे को कुछ कहना है, किससे? मेरा अपने आप से या कुछ लोगों से। आपने हम्म, बोला ना जो पूछता नहीं है कोई, हम्म, तो कोई पूछता नहीं है तो फिर मेरे को तो कुछ कहना है, तो मैं कविता लिखता हूँ। हाँ, हाँ, और मैं सब कविता बांटता हूँ, हम्म, किसको अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती है, मगर मैं वो इस हिसाब से मैं नहीं करता, हम्म, पर मुझे लगता है कि किसी के लोग को अपना इसमें दिखेगा, हम्म, तो ये दिखता भी है। मैं अच्छा, फेसबुक पे कविता लिखता हूँ, हम्म, कभी 3-4 हम्म, हफ्ते नहीं लिखी, हम्म, तुरंत फोन आएगा हम्म, 2-3 जगह, भाई क्यों, क्या हुआ, कविता नहीं लिखते हो आजकल, नहीं भेजते हो? हम्म, तो मुझे लगा कि चलो भेजने दो, भेज देते हैं। भेज देते, इस तरह से करो। तो आपने तो फिल्में भी लिख दी, गुज्जू भाई हाँ ग्रेट लिख दिया, हाँ हाँ हाँ, और ये सुपरस्टार, सुपरस्टार लिख हाँ दिया, हाँ। तो ये कैसे ख्याल आया आपको? वो मेरा नाटक एक बहुत चला, हम्म, पिक्चर अभी अजीब बाकी छे दोस्त, हम्म, संजय गोरडिया प्रोडक्शन, हम्म, विपुल मेहता ने डायरेक्ट किया था, हम्म। वो बहुत 150, आपने लिखा था वो? मैंने लिखा था, अच्छा, क्योंकि मेरे पास बहुत जम्स है, 5-6 स्टोरीज अभी मेरे दिमाग में है। अच्छा, हाँ, हम्म, फिल्म के लिए चलता रहता है एक कुछ तो ना। मैं बेच दिया, एक स्टोरी है, हम्म, अभी 4-5 अभी पाइपलाइन में है। और चल रहे हैं। तो मेरे को क्या होता है, खाली जम वो आ जाता है हम्म, स्टोरी का, एकदम लंबी स्टोरी मेरे नहीं आती, पहले थोड़े जम आ जाता है, अच्छा, एक आदमी ऐसा है, उसके साथ ऐसा हुआ है, बस, वो बात फिर चलती उसके रहती है। पर फिर मेरा चलता रहता है, चक्कर चलता नहीं, रहता है। लेकिन ये सब कल्पनाओं से भरा होता है या आपने ऐसी जिंदगियां देखी हैं, ऐसे लोग देखे हैं? मेरे जो मैं लिखता हूँ ना, तो कल्पना है, हम्म, पर कल्पना भी, नसीब खान साहब, कल्पना भी तो कुछ देखा है तब भी उसकी तभी कल्पना आती है। आएगी ना, ऐसा 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 तो कोई फैंटेसी तो है ही नहीं कि नहीं। हाँ लोग हाँ वहां से कूद रहे हैं, ऐसा हाँ हो रहा हाँ है हाँ कुछ। हाँ हाँ, तो आप लोगों से मिलते हैं, उसके बाद में वो सब चीजें आपके जहन में उतरती हैं और फिर उसको आप एनलार्ज कर देते हैं। हाँ, इलाज करते हैं। हम्म, अभी आपको मिला, बराबर है ना नवीन साहब? हम्म, अब घर जाके पता नहीं, हाँ, सुबह ऐसा शायद है कि ऐसा हम्म, भी आदमी हो सकता है, हम्म, ऐसा भी आदमी हो सकता है, अच्छा, तो फिर लिखो हम्म, कैसा आदमी हो सकता है, कैसा था, हम्म। हो सकता है कभी कभी किसको मिलूं तो ऐसा हो जाता है।
चलिए, मुझे देख के कुछ याद आया, वो लिखे तो मुझे ज़रूर कहना। श्योर। अब थोड़ा-सा हम लोग रिश्तों की बात शुरू हुई है, तो रिश्तों से बात शुरू करें। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि हम चाहे कितनी भी उपलब्धियाँ हासिल कर लें, दिन के अंत में हमें याद आते हैं लोग, हमारे अपने लोग, 100%। है ना? उसी से जुड़ा एक सवाल है कि आपकी जीवन यात्रा में परिवार और रिश्तों की क्या भूमिका रही? बहुत भूमिका है। हुँ, ऐसी ऐसी अभी अभी हुँ, नफीस खान साहब, हुँ, मैं 2 ओल्ड एज, मेरे एक तो सगे काका है हुँ, और एक कजिन मामा है। हुँ, मेरे सगे काका को डिमेंशिया हुआ है, एल्जाइमर जो होता है ना, भूल जाने की बीमारी। उसका बहुत एडवांस प्रोग्रेशन। हुँ, भूल जाते हैं, माने ऐसे भूल जाते हैं, उनका वाइफ का भी देहांत हुआ तो भी उनको पता नहीं है कि उनकी वाइफ थी और देहांत हुआ। ओह! और उनको रखा यहाँ काटजी केयर में। हुँ, तो मैं हर वीक या 10 डेज उनके पास जाता हूँ। इतना पॉजिटिव आदमी थे सर। उनकी डलास में, अच्छा। अमेरिका में, उनका बहुत बड़ा स्टोर था, ताज इम्पोर्ट। हुँ, वहाँ मुशरफ जनरल मुशरफ का भी डलास में स्टोर था। अच्छा। तो वो वहाँ पानी पूरी खाने आते थे हुँ, रेगुलर, और बहुत उन्होंने नाम, शोहरत, इज्जत बहुत कमाया। हुँ, आज मैं देखता हूँ इतना परवश, कुछ याद नहीं, केयर टेकर रखना पड़ता है। हुँ, वैसे मेरा कजिन मामा है सर, हुँ, उसको भी ऐसे ही असिस्टेड केयर सिस्टम में, क्योंकि उनका भी कोई नहीं है हुँ, सर। वो मुझे हर एक बार मैं मिलने जाता हूँ ना, हुँ, जब मैं मिल के उठता हूँ, मुझे बोलता है, मुगांग मेरे को नहीं जीना है, कुछ उंदर मारने की दवा या कुछ उसका इंतजाम करना है। उफ़, 92 साल की, 92 साल की उम्र है। हुँ, क्यों ऐसा कहते हैं? कोई है नहीं, हुँ, हुँ, ये है, पैरालिटिक बॉडी है पूरी, हुँ, हुँ, उठ भी नहीं, परवशता होते ना, हाँ, राइट, राइट। डिपेंडेंट। जो आदमी डिपेंडेंट नहीं, वो भी अभी डिपेंडेंट हो गया सब पर, बोले। ऐसा होता है। तो ये 2 चीज़ तो मैं भी देख रहा हूँ। जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाला जीवन लोगों का है, जो अकेले ही जीना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? इस उदाहरण से अगर आप कहते हैं कि अकेला जब होता है, जब आखिर में खुदा ना करे कुछ ऐसी चीज़ हो, ऐसी बीमारियाँ हों, तो कैसे जिएँगे? बहुत बढ़ने वाली है बीमारियाँ ऐसी, हुँ, अकेलापन तो बहुत बढ़ने वाला है सर। मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ, हुँ, वहाँ का हर एक लड़का, हुँ, लड़की कनाडा है, कोई न्यूजीलैंड है, हुँ, कोई अमेरिका है, हुँ, कोई कोई नया, माने यंग लड़का इस राइट। देश में रहना ही नहीं चाहता है। हुँ, और इसके जिम्मेवार मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने हुँ, ऐसी कैसी सिस्टम उसको दिखाई इंडिया की, कि हुँ, उसको लगा कि मेरा भविष्य इंडिया में नहीं है। हुँ, हमने ऐसा कैसा दिया भारत उसको, हुँ, कि उसको लगा कि नहीं, मेरे को तो बाहर ही जाना है। हुँ, नई पीढ़ी को भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, हुँ, दम्भ ढोंग पसंद नहीं है, हुँ, सीधा बोलने वाली पीढ़ी है। हुँ, अंदर कुछ कांचा पाचा या लुच्चा ये नहीं चाहिए। हुँ, हम सब दम्भी आदमी है सर, हुँ, ढोंगी आदमी है। बोलते क्या है, करते क्या है, बोलते ये है, करते ये है, दोहरी ज़िंदगी है। दोहरी जिंदगी। उनको हुँ, नहीं, तो पूरे अकेला, लोनलीनेस इज द बिगेस्ट डिसीज, हुँ, बिगेस्ट। इतना लोनलीनेस आने वाला है सर, इसका कोई निवारण नहीं है। कोई निवारण नहीं है। केयर टेकर का बिजनेस बहुत चलेगा सर, जो भी हुँ, मैं लिख के देता हूँ। जो भी केयर टेकर बनेगा ना सर, हुँ, क्योंकि चाहिए ना, कोई तो चाहिए ना हुँ। केयर, जब उम्र बढ़ जाएगी तो। वैसे अभी भी देखिए ना आपके लोनली आपने कहा कि अकेला रहने की जो आदत है, तो अगर कुछ होता है कि घर में बच्चे हो ना हो, ब्लिंकिट है ना, ज़ोमैटो है ना, सब चीज़ें, पोर्टर आ गया अभी तो बाल बच्चों की वो जो एक ज़रूरत होती थी इंसान को कि मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेंगे,
तो अब तो अगर पैसा है तो आप ये सेवाएं ले सकते हैं। सर वस्तु डाउनलोड हो सकती है, सुख डाउनलोड नहीं हो सकता है सर। बहुत अच्छी बेड खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते आप। वेरी ट्रू। हाँ वही है। अरे भले ना ब्लिंकिट विंकिट आया वो सब, ये जो कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बात करने वाला तो कोई चाहिए ना। हो सकता है उस वक्त ऐसी कोई एजेंसी आ जाए जो आपसे बात किया करे। हो सकता है। और एक डेनमार्क में एक लाइब्रेरी है, उसमें क्या है पता है, पुस्तकें तो पढ़ने मिलती है, बात करने के लोग भी मिलते हैं। ह्यूमन लाइब्रेरी। ह्यूमन लाइब्रेरी है कि आपको बात करना तो कोई आएगा। तो आपको इस कार्यक्रम में वो सब चीजें नहीं लग रही कि हम भी वही कुछ तैयार तो कर रहे हैं ना? दिस इज वन टाइप ऑफ थेरापी सर। हमको सर आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, सही बोलता हूँ। इन अ डिफरेंट वे यू आर गिविंग साइकोथेरापी एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग साइकोथेरापी। हाँ बिल्कुल, जो चीजें आपको हैं वो मुझे भी हैं। आपको जितना मजा आता है बात करने में, मुझे इतना ही मजा आता है आपको बात करने में, बिकॉज यू आर सोशल एनिमल। सर हम टेक्नोलॉजी बढ़ गई, वो सब हो गई, मगर हम अभी स्टोन एज में जीते हैं जी। अभी हम स्टोन एज में, हमारा मगज इतना इवॉल्व नहीं हुआ जितना टेक्नोलॉजी में हुआ जी। अभी भी हम चाह रखते हैं लोगों से मिलने की। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि जिस तरीके से आइसोलेट होते जा रहे हैं तो क्या रिश्ते खत्म हो जाएंगे? बगैर रिश्तों के जिएंगे हम? कैसे जिएंगे मुझे बताओ, कैसे जिएंगे? ये शक्य ही नहीं है ना। इसलिए तो फिर ऐसा होगा सब। कोई तो चाहिए, तो केयर टेकर के साथ बात स्वीडिश, मुझे याद नहीं है कि नाम मैं भूल गया, उन्होंने रिसर्च किया है साइंटिस्ट ने सर, कि जब भी आदमी बात कम करता है तो मृत्यु के बहुत करीब जाता है। अच्छा। बातें करो, बातें चालू रखो। हम बोलते हैं, मेरी मम्मी है ना, वो आधा घंटा फोन पे बात करती है। अच्छा है, कुछ भी गॉसिप करो पर बातें करो, बातें करना चालू रखो। उसने स्वीडिश वैज्ञानिक ने किया है। द मोमेंट, पता है क्या होता है, जब हम गड़पण में जाते हैं ना, जब ओल्ड में, तब हम बोलना कम कर देते हैं, हो जाता है। तब से शुरू होती है सब रामायण। यू शुड स्पीक। चलिए उस टाइप के भी हम कुछ सवाल आपसे मैं करूँगा, लेकिन फिर मैं वापस आपको घर पे ले जाता हूँ। और आपने जैसे मैं पूछूं उसके पहले काफ़ी सारी बातें तो बता दी, फिर भी एक सवाल तो बनता है कि आपकी पत्नी के साथ आपका रचनात्मक से रिश्ता भी रहा है, ये साझेदारी कैसी रही? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ देखो, हमने जब हम तो बेसिकली प्रेम में थे और हमने शादी की और ये सब, तो हम जहाँ भी रहे ना, वहाँ हमारे पास पैसे नहीं थे। जब शादी के 10 साल तक ऐसा नहीं था कि हम पैसे नहीं थे, माने मीडियम पैसे थे, जितना मध्यम परिवार, पर बहुत अच्छी तरह से रहे। उसमें भी हम बहुत अच्छे रहे। उसकी जो अम्मी का जो विजन है, उसकी जो प्लानिंग है, बहुत बढ़िया है। अब मैं बोलूँ नफीस खान साहब के, सपोज मैं एक लॉरी चलाता हूँ और अम्मी मेरी वाइफ है। अच्छा। खाली 15,000 रुपये हम कमाते हैं सपोज, तो भी इसमें भी हम सुखी रह सकते हैं। अम्मी का ऐसा विजन है, क्या वो उसमें भी सपोज झोंपड़ी ले रहे हैं तो झोंपड़ी होगी स्वच्छ एकदम। गुणवंत शाह ने एक प्रयोग किया था जब ये लोग छोटे थे ना अमीर घर में, कि आज हम 2 महीने तक ऐसा जीने की कोशिश करते हैं जैसे हम गरीब हैं। तो कैसे जिएंगे? तो उन्होंने इसमें भी गरीब लोग भी अच्छी तरह से जी पाते हैं सर। एक झोपड़ी एक महल से अच्छी हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। गरीब आदमी भी अपना सुख ढूंढ निकालता है। देखना सर, हमको ऐसा लगता है कि गरीब है तो बहुत दुखी है, ऐसा नहीं मानने का सर। वो अपनी तरह से अपने सुख निकाल देता है। अभी गुणवंत भाई की एक आर्टिकल लिखा था, वो एक लाइन याद आ रही कि बेटी का ब्याह वह मत करना जहाँ किताबें ना हो।
तो आपके साथ में बेटी का ब्याह किया तो क्या किताबें देख कर किया? नहीं, मुझे पढ़ने का शौक तो था ही ना, तो जी। किताबें तो बहुत थी मेरे पास, उसमें ये नहीं। वो प्रेम शायद को इसीलिए माफ किया आपको। इसलिए माफ किया, पर वो प्रेम को बहुत हाइट पर ले जाते हैं और मानते हैं, जी। और वो ऐसा मानते हैं कि बहुत अच्छा लिखा उन्होंने एक बार, कि वो पता है आपको, वो हमको गलियों में दो प्रेमी खड़े रहते हैं, पता है आपको, वो स्कूटर पे होते हैं, दो बातें करते हैं। गुणवंत शाह लिखते हैं कि ये इतना पवित्र समय है उनको लिए कि उनको डिस्टर्ब करे बिना हमको वहां से निकल जाना है। ये जो हो रहा है वो इतना पवित्र है, पायस है। तो उनका सोचने का प्रेम के लिए बहुत अलग है साहब, बहुत अलग। वो बोलते हैं कि दो जन की सम्मति है अपने, तीसरा कोई उसको कुछ नहीं करना चाहिए, भले वो दुखी हो। प्रेम है ना, क्या उनकी सोच है कि वो जब आपको दिखाई देते हैं कि वो लड़की लड़का स्कूटर पर बातें करता है कुछ भी, तब देखो क्या क्या होता है। वो प्रेम की बात करते हैं, वो खून नहीं करते हैं किसका, जब भी साथ में होते हैं तो कैसे करेगा खून, किसको मारते नहीं है, ऐसे विचार नहीं करते, खाली प्रेम का ही विचार आता है। तो कितनी पवित्र बात है। तो उनको ये बहुत पवित्र घटना हो रही है, आप देख नहीं पा रहे हो, ये बहुत पवित्र घटना हो रही है, चुपचाप उनको डिस्टर्ब करे बिना हमको वहां से निकल जाना चाहिए। ये लेखकों की और कवियों की कुछ दुनिया अलग होती है, पर सर प्यार ही प्यार होता है। नहीं सर, गुणवंत शाह के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो लिखा वो जिया। अच्छा, 100% जो लिखा वो ही जिया, नो कॉम्प्रोमाइज। लिखने के लिए कुछ और रही है। हाँ, ऐसे बहुत, अरे बहुत। सी दैट इज टैलेंट, दैट इज कॉल्ड टैलेंट। मेरे पास टैलेंट बहुत है, इसलिए मैं लेखक बन जाता हूँ। पर मेरा जीवन देखो, कुछ नहीं, जीरो। यस, बहुत सही बात कही। जीरो बोलने के लिए तो मैं बहुत अच्छी बोल सकता हूँ, प्रेम ये वे, मतलब अपने लेख अपने ऊपर आधारित हो, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। आप बड़े बड़े लेखकों की, लियो टॉल्स्टॉय कितना बड़ा लेखक, सर उसकी वाइफ को मारता था, हर रोज मारता था, दारू पी के दुध होके। इतना बड़ा लेखक जिसने गांधी को इंस्पायर किया था। अच्छा, हाँ, लिखता था बहुत बढ़िया, सही में फिलोसॉफिकल, बहुत बहुत हाँ, अच्छा। गांधी जी ने बुक में जिक्र किया उनका। हाँ, लियो टॉल्स्टॉय और रस्किन। जी के बताओ, जो लिखा हुआ जी के बताओ, बहुत कठिन है सर, बहुत कठिन है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े कि मृगांक भाई, क्या कभी ऐसा दौर आया है जब आपको खुद को संभालना मुश्किल लगा? अभी तक यही दौर चल रहा है। इतनी सारी बातें आपने तो बता दी ऑलरेडी। कभी कभी ऐसा होता है कि अब यार तो बहुत मुश्किल है और ये चीज़ को मैं संभाल नहीं पाऊंगा, ऐसे बहुत से लोगों के साथ में होता है। वो जब चाइल्डलेस बाय चॉइस की बात हुई तब ऐसा हुआ था कि साले हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, कि चाइल्ड ही नहीं करना है जी, क्या होगा हमारा, बहुत कठिन। हम फॉर्म थे, हमने नहीं करना है। तो अभी तक हमको कोई इसका ये नहीं है। आपको ऐसा डर नहीं कि बाद में अकेलापन आपको सता सकता है? सर लड़के हैं तो भी अकेलापन ही है, मैंने बोला ना आपको सर, कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है सर। वो अपने में इतना, उनको मैं गाली नहीं देता हूँ सर जी, वो सही है उनके जगह। वो ऑस्ट्रेलिया हो गए, कोई जिनके हैं वो भी तो अकेले ही हैं। वही तो ना, वही तो बोल रहा हूँ, जिनके हैं वो भी अकेले ही है, बिल्कुल अकेले है। ये तो अपेक्षा ही नहीं रखने की तो सवाल ही नहीं, यहाँ तो अपेक्षा, वहाँ तो एक एक्सपेक्टेशन भी आती है, इसलिए भी प्रॉब्लम होता है। देखो मेरे था ना, मेरे लड़का ने मेरे को मेरा सुना भी नहीं, मेरा ये भी नहीं, तो और दुखी था वो, अकेले और दुखी था। मतलब दोनों ही तरफ की जो बात है वो थोड़ी मुश्किल लगती है मुझे, थोड़ी मुश्किल। मतलब किसी को सही नहीं ठहरा सकते कि ये सही है या वो सही है, और मुश्किल तो दोनों तरफ ही है। दोनों तरफ। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिर में पहुंच रहे हैं हम, तो आप तो बहुत मशहूर आदमी हैं, रंगमंच से जुड़े हुए हैं। उसी से जुड़ा ये है कि कई बार तालियों के बीच भी इंसान के भीतर कुछ खामोशियां रह जाती हैं, कुछ सवाल
कुछ अधूरी बातें हैं। जब आप अकेले होते हैं, वापस मैं वो सवाल आपको कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी लेना है कि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने आप से बातें क्या करते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे अकेलेपन को कैसे दूर कर पाते हैं? सर मैं बुक में मेरा ये कर देता हूँ कंसंट्रेशन, नहीं तो लिखने लगता हूँ। अच्छा, लेखक ना हो तो हम ना होते तो डॉक्टर बनने का मुझे बहुत मन था, डॉक्टर बनने का मुझे बहुत मन था। अच्छा। नहीं बन सका, मुझे बहुत मन था बचपन में, और आई टेल यू मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनता। सर अभी तो क्या है पता है सर, आपको पता होगा, आप जब छोटे थे, मैं भी छोटा था, तब हम कोई डॉक्टर के पास जाते थे ना, तो हमको 10-15 मिनट सुनते थे वो। अभी जाओ आप डॉक्टर के पास, समय नहीं है, समय भी नहीं है, बोलोगे तब से ही वो तार 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 तार, ये लेना, ये दो, ये दे सर, चलो नेक्स्ट। वक्त के साथ सब चीजें बदलती। अब एक बात और आती है कि जिस मृगांक से मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई पल जिंदगी में ऐसा आता है जिसमें आदमी थोड़ा बदल जाता है। ऐसा कोई पल आपके बदल जाता है माने मतलब मैं यूँ कहूँ कि क्या जीवन में कोई ऐसा पल है जिसने आपको भीतर से बदल दिया हो? भगवत गीता ने मुझे भीतर से बदल दिया। भगवत गीता में बहुत अजीब एक बात है, अभी तो मैं एथिस्ट हूँ, मैं मानता नहीं हूँ, भगवान को ही नहीं मानता मैं। अच्छा। आदमी को मानता हूँ। सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। अब ऐसा कहेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ तो हो गए नाराज, मैं तो बहुत नाराज करता हूँ। तो आप जावेद अख्तर, मैं जैन हूँ, बाय बर्थ में जैन हूँ, और मैं ऐसा बोलता हूँ कि हम जैन लोग हैं ना, वो पानी उबाल के पीते हैं मगर लहू डायरेक्ट पीते हैं। एक मजाक करता हूँ मैं। चलो आप ये जावेद अख्तर की टीम के मेंबर बनते जा रहे हैं। ऐसा कहा, मुझे जावेद अख्तर बहुत पसंद है बाय द वे। आपसे चलिए देखियो, अब जीवन की समझ आई, अपन अभी बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं उम्र के हिसाब से चल रहा हूँ कि हम बच्चे थे, बड़े हुए, अब जीवन को समझने लगे, तो उससे रिलेटेड अगर मैं आपसे कहूँ कि समय के साथ साथ इंसान बहुत कुछ सीखता है और शायद वही अनुभव दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं। तो सवाल ये कि अगर जीवन को एक किताब माने तो उसका सबसे खूबसूरत अध्याय कौन सा रहा? कौन सा रहा पता है? पता नहीं पल का और प्लानिंग कल का। अच्छा। इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ, टेल हिम योर फ्यूचर प्लान्स। सर आपके कोई प्लान्स चलते नहीं है, कुदरत के आपके लिए कोई दूसरा ही प्लान है सर। सुबह शाम जैसे निकलती है, हमको ऐसा लगता है ये होगा ये होगा। जिंदगी लॉजिक पे नहीं चलती है सर, बिल्कुल रैंडम है। मैं बोलता हूँ जिंदगी आज का कोई को कुछ पता, आप लोग मैं ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, नहीं, कोई बकवास चीज है। आपको मेरे को कुछ पता ही नहीं बेसिकली। सोक्रेटिस ने भी बोला था कि सबसे बड़ा नॉलेज क्या, कि मुझे कुछ पता नहीं है, वो सबसे बड़ा नॉलेज। सही में सर, हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है सर, सब रैंडम चलता है सर। चलिए, बातों का बिल्कुल आखिरी दौर चल रहा है। अब एक वो सुफियानी बात हमेशा होती है कि हम जो अपनी ज़िंदगी जिए, तो अब लोगों से, आने वाली पीढ़ी से आप क्या कहना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? एक ही सलाह, अपने अंदर रहे बच्चे को जिंदा रखना पूरी जिंदगी, नहीं तो अपने आप से आप कंटाल जाओगे, बोर हो जाओगे। बच्चा जिंदा रखना। अच्छा, ये एक दुविधा है मेरे लिए, मेरे खुद के लिए पूछ रहा हूँ मैं कि ये जो बात है, आपके जो शब्द हैं, लाइन है कि अपने आप में बच्चे को जिंदा रखिए, कैसे रखा जाए? भाई मैं तो कोई इतना फिलोसॉफिकल गुरु नहीं हूँ, कैसे रखे। मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी चीज का शौक रखिए कि जो आपको अच्छा लगता है, बचपन से आपको जो अच्छा लगता है, तो उसका कोई एक आध कुछ ऐसा रखिए शौक। थोड़ा और डिटेल में इसमें बात करें, क्योंकि बहुत से लोग इसमें
कितनी मरतबा होता है ना कि कोई शेर और या मैंने हाँ। कविता का छंद पढ़ दिया तो हाँ। बात तो बहुत तालियों से हो जाती है, लेकिन वो जब प्रैक्टिकल ढूंढने जाते हैं, जब उस क्षण को जो मैं सुन कर आया हूँ वो जीने जाते हैं तो वो संभव नहीं होता। फिर मैं आपसे दोबारा वही सवाल कर रहा हूँ कि बचपन को जिंदा कैसे कैसे? रखें? एक ही 2 लाइन में, जी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग को भूल जाइए। अपने को जो अंदर की इच्छा है, वो ऐसी इच्छा, माने ऐसे नहीं कि मैं इसको ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मगर उसको अपने पैशन, लोग क्या कहेंगे उससे कंपेयर करके आप दब मत जाइए, अपने पैशन को जिंदा रखिए। चलो अच्छी क्योंकि बात है। लोग तो सर ये भी कहेंगे और वो भी कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी गा के बता दीजिए मुझे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं भी तो न जाए रहना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जेनी पर तमने बहु प्यार छे, जेनी पर तमने बहु एतबार छे, एज कैसे ગરમી બેસુમાર છે, ઠાઠડી પણ તૈયાર છે, કળવાને जी કેટલી વાર છે। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा गा आपने संदेश दिया है। ये गाना मुझे वही बहुत पसंद है, मुझे क्या कई सारे लोगों को पसंद है, और यही मैं पूछना चाह रहा था कि हम अपने आप में बच्चा कैसे जिंदा रखें। भूल जाओ लोग ये क्या तरीका कहेंगे, है। भूल जाओ, लोग तो कहेंगे, यही कहेंगे वही कहेंगे, वो भी चलो कहेंगे। भूल जाते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ। तो कई बार दिल में कुछ बातें रह जाती हैं जो हम मंच से नहीं कहते, किसी इंटरव्यू में नहीं कहते, लेकिन मन के किसी कोने में वे हमेशा रहती हैं। आज अगर आपको मौका मिले तो क्या कोई ऐसी बात है जो आप किसी इंसान से कहना चाहें, थैंक यू या शायद सॉरी? कि भाई मैं सॉरी और थैंक यू दोनों बोलना चाहता हूँ। थैंक यू इसलिए कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे सही में मेरे को ये कर दिया है कि ना साचवी लीधो छे। और सॉरी इसलिए कि जिसने मुझे ऐसा किया है उसको भी मैंने बहुत दुख दिया है। जिसने मुझे सही में रास्ते पे मेरे जिंदगी को एक अच्छा शेप दिया है उसको भी मैंने बहुत हर्ट किया है, तो उसके लिए भी सॉरी, थैंक यू और सॉरी दोनों। दर्शक मित्रों, ये कोई प्लेटफॉर्म सॉरी या थैंक यू का नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये ऐसे मौके कम आते हैं मेरी ज़िंदगी में। तो अभी मेरे ख्याल से जब जब मेरे मेहमान आते हैं मेरा भी मन करता है कि कहीं किसी को जाने अनजाने में मैंने भी हर्ट किया हो, जैसा हमारे दोस्त ने कहा, मृगांक भाई ने, तो आई ऑल्सो से टू सॉरी। नेक्स्ट टाइम हम भी ख्याल रखेंगे। और ये मैं सवाल ज़रूर पूछता हूँ, लेकिन ज़िंदगी हमारी और मृगांक भाई की सेम है, आपकी भी सेम है। सारे जो ज़िंदगी के मरहले होते हैं वो तकरीबन हमको सभी को उससे गुज़रना पड़ता है। तो आप वो प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें ज़िंदगी की। तो अभी मृगांक भाई, आपकी इस बातचीत में हमने आपकी उपलब्धियों से ज़्यादा आपके रिश्तों और यादों की यात्रा सुनी। आपका एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, क्योंकि मैंने बोला भी थैंक यू सॉरी दोनों, तो आपका मैं बोलता हूँ धन्यवाद इसलिए कि आपने मुझसे ऐसी बातें उगलवाई जो मैं किसी को कह नहीं सकता था।
आज मैंने कह दिया आपको, तो मैं भी लाइट फील करता हूँ। मतलब तो यही रहता है कि कोई तो एक किसी जगह हो, अभी नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे। कब कहेंगे। अब ये ज़िंदगी का वो पड़ाव है कि जहाँ हमें कह ही देना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें हमें बातचीत में करना चाहिए। और इस प्रोग्राम का डिज़ाइन भी मगांग भाई ऐसा किया है हम लोगों ने कि इसमें नो फॉर्मेलिटीज़, नो इस टाइप का, जैसे लाइटें ज़रूर जली हैं, ये कैमरे की डिमांड है इसलिए। बाकी हम लोग जनरली जिस लाइटिंग में कहीं मिलने जाते हैं, अपन बात करते हैं, वैसे ही कि कैसे हैं मृगांक भाई, क्या चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बहुत सारू छे। वो सबसे बड़ा झूठ रोज़ सुबह से शाम तक हम बोलते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि यार कैसा चल रहा है, तो मन करता है कि इसको सब बता दूँ। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब विश्व परिवार है तो फिर क्यों परहेज नहीं करना चाहिए। जो बातें हैं जिनसे मिल जाए ठीक है, फिर वो आपकी बात तो है ही, जो बरसों पहले किशोर कुमार जी की आवाज़ में हम सुनते आए कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो कहने दो। अगर वो भी तुम कहोगे तो फिर वो क्या कहेंगे। वही तो। गुरु गौड़ गोपाल जी का एक मैंने प्रोग्राम सुना था, उसमें कहा था कि छोड़ो बेकार की बातें, अगर वो भी तुम सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे। एक एक बहुत मुझे अभी याद है, आप बोले पूछना, कोई पूछता तो क्या, इट इज वेरी पैराडॉक्स ऑफ लाइफ कि हम ऐसा बोलते हैं कि साला कोई पूछता ही नहीं है मुझे, और कोई पूछता है भी आप कैसे हो, तो हम बोलते पूछना ही मत। पहले ऐसा बोलते हैं, पूछते नहीं है। और कोई बोलता है कि कैसे हो, बोले पूछना ही मत। हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा होता है। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशन स्थिति होती हैं। तो चलिए, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कार्यक्रम में आए, और आपने अपने जीवन की जो खूबसूरत पल हमारे साथ साझा किए। आप सभी सुनने और देखने वालों का भी धन्यवाद। आपको भी कार्यक्रम देखकर बचपन की कोई बात या कोई याद आया हो तो उससे कहना चाहते हैं तो, या कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं सके, तो अभी उसे कॉल कर दो। आपके बहुत सारे प्यार भरे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, दिल गदगद हो जाता है, दिल भर आता है, और आँखें जो हैं नम हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। फिर मिलेंगे उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड, और करेंगे ढेर सारी अनकही बातें ज़िंदगी की, एक और इंसान की कहानी के साथ। नमस्कार।